नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब लगे शायद। ये हमें ले चलती है जापान। वहाँ का एक दूर का इलाका है होकाइडो। बर्फीला सा। वहाँ एक रेलवे स्टेशन था, क्यू शिराताकी। हाँ, क्यू शिराताकी। और बात यह है कि इस स्टेशन से मतलब ट्रेनें लगभग गुजरती ही नहीं थी, यात्री थे ही नहीं, समझिए। बिल्कुल, बहुत कम। फिर भी वो स्टेशन बंद नहीं हुआ। नहीं। कम से कम कुछ समय तक तो नहीं। सही। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी स्टेशन के बारे में है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी को समझें, इसकी परतें खोलें। हाँ बिल्कुल, देखते हैं क्या निकलता है इसमें। हमारा मकसद यही है कि भाई क्यों एक वीरान सा स्टेशन चलता रहा, क्या वजह थी, और ये कहानी हमें क्या सिखाती है, व्यवस्था के बारे में, इंसानी जरूरतों के बारे में शायद। हाँ, ये सामाजिक मूल्यों पर भी रोशनी डालती है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्यों शिराताकी स्टेशन, जैसा हमने कहा, अजीब सी हालत थी। स्टेशन चालू है पर यात्री उंगलियों पर गिनने लायक भी नहीं। हाँ, और आमतौर पर ऐसे स्टेशनों का क्या होता है? बंद हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया भर में यही होता है, और जापान में भी, जहाँ इतना बड़ा रेल नेटवर्क है, ऐसे छोटे स्टेशन जहाँ भीड़ नहीं होती उन्हें बंद कर दिया जाता है। मतलब आर्थिक वजह होती हैं, संचालन की दिक्कतें। हाँ, संसाधन कहीं और लगते हैं फिर। सही कहा। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, और क्यू शिराताकी के साथ भी असल में यही होने वाला था। जापान रेलवेज ने फैसला कर लिया था कि इसे बंद करना है। अच्छा, तो मतलब तैयारी हो चुकी थी बंद करने की। हाँ, लगभग। कागजी काम, नोटिस, वो सब शायद हो ही रहा होगा। लेकिन फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने फैसला पलट दिया। यहाँ से कहानी में मजा आता है। क्या पता चला था? पता ये चला कि उस स्टेशन का इस्तेमाल रोजाना सिर्फ एक यात्री कर रही थी। सिर्फ एक। क्या? सिर्फ एक? हाँ, और वो एक हाई स्कूल की छात्रा थी, लड़की। वो रोज उसी ट्रेन से स्कूल जाती थी और वापस आती थी। ओह। उस इलाके में, दूर दराज का इलाका था वो, तो शायद उसके लिए स्कूल पहुंचने का वही एक भरोसेमंद तरीका था। सिर्फ एक छात्रा। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। मतलब एक पूरा स्टेशन, वहां शायद कुछ लोग काम भी करते होंगे, सिग्नल, रख रखाव। हाँ, कुछ तो व्यवस्था होगी ही। और ये सब कुछ सिर्फ एक इंसान के लिए। हाँ, यही बात इस कहानी को खास बनाती है। तो जब अधिकारियों को ये पता चला इस सिचुएशन के बारे में, तो उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। उन्होंने तय किया कि क्यू शिराताकी स्टेशन वो बंद नहीं होगा। अच्छा। कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक वो छात्रा अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती। ये सुनने में जितना सीधा लग रहा है उतना है नहीं शायद। जरा सोचिए, एक नेशनल रेलवे सिस्टम, अरबों का बजट होगा। हाँ, बहुत बड़ा नेटवर्क है। जहां हर चीज नफा नुकसान देखकर तय होती है, दक्षता, इकोनॉमिक्स। वो एक अकेली लड़की के लिए अपने नियम, अपनी योजनाएं बदल देती हैं। बिल्कुल। हमारे नोट्स में इसे असली देखभाल कहा गया है, रियल केयर। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये देखभाल वाला एंगल तो है ही, महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ ही ना, ये कई सवाल भी खड़े करता है। जैसे कि क्या ये सिर्फ एक इमोशनल फैसला था, या इसके पीछे कोई गहरा सामाजिक मूल्य काम कर रहा था? मतलब ये कि देखिए, इस कहानी से जापान की छवि दुनिया भर में अच्छी बनी। स्रोत ये बताते हैं, लोग सोचने लगे कि अरे वाह, ये कैसा देश है जो अपने नागरिक की, खासकर शिक्षा जैसी जरूरत की इतनी परवाह करता है, भली पैसा ज्यादा लग रहा हो। हाँ, ये तो है। तो क्या ये एक तरह का सॉफ्ट पावर दिखाने का तरीका था? अनजाने में ही सही। हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद इसका ढिंढोरा ज्यादा पीटा जाता। लगता है ये फैसला चुपचाप लिया गया और कहानी बाद में बाहर आई। हाँ, ये भी संभव है। अक्सर ऐसे फैसले लोकल लेवल पर होते हैं और उनकी गूंज बाद में फैलती है। लेकिन यहाँ जो मूल बात है वो ये कि सिस्टम ने एक व्यक्ति की जरूरत के आगे अपनी बड़ी योजनाओं को रोक दिया। सही। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिस्टम, जो हमें अक्सर इतना बड़ा, पेचीदा और कभी-कभी थोड़ा अमानवीय सा लगता है, क्या वो व्यक्तिगत स्तर पर इतना संवेदनशील हो सकता है? पर क्या कोई ये नहीं कह सकता कि ये तो भाई संसाधनों की बर्बादी थी? हाँ, बिल्कुल कह सकता है। एक स्टेशन को चालू रखने का खर्चा चाहे कितना भी कम हो, वो पैसा कहीं और लग सकता था, शायद ज्यादा लोगों के फायदे के लिए। क्या ये तर्क गलत है? नहीं, देखिए, तर्क अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर आप सिर्फ आर्थिक नजरिए से देखें
तो एक यात्री के लिए स्टेशन चलाना किसी भी पैमाने पर कुशल यानी एफिशिएंट नहीं है। हाँ, अव्यावहारिक लगता है। बिल्कुल। और यहीं पर ये कहानी हमें चुनौती देती है कि हम मूल्य यानी वैल्यू और दक्षता यानी एफिशिएंसी को कैसे देखते हैं। क्या मूल्य सिर्फ पैसे में होता है, या फिर किसी बच्चे की पढ़ाई तक पहुंच बिना रुकावट के उसका भी अपना एक मूल्य है जो शायद पैसों में नहीं तोला जा सकता पर है बहुत महत्वपूर्ण। मतलब इस फैसले ने आर्थिक तर्क के ऊपर एक अलग तरह के मूल्य को रखा, शिक्षा का मूल्य, हाँ। एक नागरिक की जरूरत का मूल्य। हाँ। तो ये कहानी सिर्फ एक स्टेशन की नहीं रही, ये प्राथमिकताओं के टकराव की कहानी बन गई और चुनाव की। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ शिक्षा तक पहुंच की ये बात नहीं है, ये उस प्रतिबद्धता की भी है जो दिखाई गई। प्रतिबद्धता कैसे? देखिए, फैसला सिर्फ ये नहीं था कि स्टेशन खुला रहेगा, फैसला ये था कि उस छात्रा के ग्रेजुएट होने तक खुला रहेगा। हाँ, सही। इसमें एक समय सीमा थी, एक वादा था। ये दिखाता है कि ये कोई बस ऐसे ही भावुक होकर लिया गया फैसला नहीं था, एक सोची समझी कमिटमेंट थी। जरा उस लड़की के नजरिए से सोचें, कितना अजीब और शायद अच्छा भी लगा होगा उसे रोज सुबह स्टेशन जाना, ये जानते हुए कि ये ट्रेन, ये स्टेशन खास उसके लिए चल रहा है। हाँ, अविश्वसनीय सा एहसास रहा होगा। कैसा महसूस किया होगा उसने? क्या हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी है कि उस छात्रा ने या वहां के लोगों ने इस पर क्या कहा? स्रोत इस पर ज्यादा डिटेल नहीं देते। उनका फोकस ज्यादातर फैसले पर और उसके मतलब पर है। लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं, उस लड़की के लिए ये सिर्फ आने जाने का साधन नहीं रहा होगा, शायद अपने सपनों तक पहुंचने का जरिया बन गया होगा। सही बात है। और वहां के समुदाय के लिए भी ये शायद एक प्रतीक बन गया होगा कि हाँ, हमारी या हमारे बच्चों की जरूरतें सुनी जाती हैं, नजरअंदाज नहीं होती, भले ही हम कम हों या दूर रहते हों। हाँ। ये अपनेपन और देखभाल का एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। हाँ, और ये उस सोच को भी चुनौती देता है कि भाई दूर दराज के गांव देहात तो अक्सर पीछे छूट जाते हैं विकास की दौड़ में, या उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल। यहाँ तो एकदम उल्टा हुआ। एक तरह से उस अकेली लड़की की जरूरत ने उस छोटे से स्टेशन को नेशनल मैप पर बनाए रखा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये हमें विकास की जो पारंपरिक सोच है ना, उस पर भी सवाल उठाने को कहता है। अच्छा, किस तरह? क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़े शहरों में ऊंची इमारतें और तेज ट्रेनें हैं, या फिर विकास का एक पैमाना ये भी है कि समाज अपने सबसे कमजोर या सबसे दूर रहने वाले लोगों की बुनियादी जरूरतों का कितना ख्याल रखता है? ये गहरा सवाल है। क्यों शराता की कहानी वो दूसरे वाले नजरिए का समर्थन करती है? ये बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने। अक्सर हम प्रगति को बड़े आंकड़ों से, बड़ी बड़ी परियोजनाओं से जोड़ते हैं, लेकिन शायद असली प्रगति इस बात में है कि हमारा सिस्टम कितना मानवीय है, कितना संवेदनशील है। हाँ। ये कहानी उसी मानवीय पक्ष को दिखाती है। और ये भी सोचना दिलचस्प है कि इस तरह के फैसले का पूरे सिस्टम पर क्या असर पड़ता है। क्या इससे कर्मचारी प्रेरित होते हैं? क्या लोगों का अपनी सरकार या व्यवस्था में भरोसा बढ़ता है? हालांकि ये मापना तो मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि इस तरह की कहानियां एक अच्छा माहौल बनाने में मदद करती हों, जहां लोग महसूस करते हैं कि नियम कानून आखिर में इंसानों के लिए ही हैं। हमारे स्रोतों में इस बात का कोई जिक्र है कि आखिर में उस स्टेशन का हुआ क्या? मतलब जब उस लड़की की पढ़ाई पूरी हो गई तब? हाँ, जैसा कि उम्मीद थी, जब उस छात्रा ने मार्च 2016 में अपना हाई स्कूल पूरा कर लिया, उसके कुछ समय बाद स्टेशन को बंद कर दिया गया, स्थायी रूप से। अच्छा, तो उद्देश्य पूरा होने पर बंद कर दिया गया? हाँ, उद्देश्य पूरा हो गया था। लेकिन स्टेशन के बंद होने की खबर से ज्यादा उसके उस एक लड़की के लिए चलते रहने की कहानी वो ज्यादा स्थायी साबित हुई। सही कहा। मतलब स्टेशन तो खत्म हो गया फिजिकली, लेकिन एक प्रतीक के रूप में वो जिंदा रहा। तो ये कहानी एक तरह से अस्थायी थी। उस स्टेशन का चलना उस लड़की की पढ़ाई तक ही था, लेकिन इसका असर शायद ज्यादा स्थायी है। ये हमें सिखाती क्या है? अगर कुछ मुख्य बातें निकालनी हो इस पूरी बातचीत से, तो वो क्या होंगी? मुझे लगता है यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं। पहली, ये कहानी दिखाती है कि मानवीय जरूरतें, खासकर शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें, वो कभी-कभी आर्थिक तर्क और ब्यूरोक्रेसी की बाधाओं को पार कर सकती हैं। हाँ। ये दिखाती है कि सिस्टम अगर चाहे तो व्यक्तिगत स्तर पर जवाब दे सकता है, संवेदनशील हो सकता है। हाँ, ये एक उम्मीद जगाती है कि बड़े सिस्टम के अंदर भी इंसानियत की गुंजाइश है।
और दूसरी बात जुड़ी है प्राथमिकताओं से। प्राथमिकताएं? हाँ, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक समाज के तौर पर हम किन चीजों को सच में महत्व देते हैं। क्या हम सिर्फ फौरी फायदे और दक्षता को देखते हैं, या हम लंबे समय के मूल्यों जैसे शिक्षा, अवसर की समानता, व्यक्तिगत देखभाल, इनको भी उतना ही महत्व देते हैं? क्यू शिराताकी का मामला दिखाता है कि कभी-कभी दूसरा रास्ता चुना जा सकता है, और शायद चुना जाना चाहिए। और शायद एक तीसरी बात ये भी है कि छोटे लोकल फैसले भी बड़े सामाजिक मूल्यों का प्रतीक बन सकते हैं और दुनिया भर का ध्यान खींच सकते हैं। बिल्कुल। ये याद दिलाता है कि हर स्तर पर लिए गए फैसलों का अपना महत्व होता है। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ जापान या रेलवे की नहीं है। ये किसी भी सिस्टम, किसी भी संगठन, यहाँ तक कि हमारी अपनी जिंदगी में भी लागू होती है। सही। हम अपनी प्राथमिकताएं कैसे तय करते हैं, हम नियमों और जरूरतों के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं, हम उन लोगों का ध्यान कैसे रखते हैं जो शायद हाशिए पर हैं, जिनकी आवाज आसानी से नहीं सुनी जाती। तो क्यों शिराताकी स्टेशन की कहानी, जो ऊपर से देखने पर एक बंद होते स्टेशन की मामूली कहानी लगती है, वो असल में देखभाल, प्रतिबद्धता और मूल्यों के बारे में एक असाधारण सबक है। हाँ, एक स्टेशन जो तब तक धड़कता रहा जब तक उसकी आखिरी यात्री अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच गई। बिल्कुल सही कहा। ये उन दुर्लभ कहानियों में से है जो हमें याद दिलाती हैं कि आंकड़ों और सिस्टम के पीछे हमेशा इंसान होते हैं, और कभी-कभी एक इंसान की जरूरत पूरे सिस्टम को सही दिशा दिखा सकती है। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, आपके अपने आसपास, आपके समुदाय या देश में क्या क्यू शिराताकी जैसी कोई और कहानी है? कोई ऐसा छोटा सा, शायद अनदेखा सा काम या फैसला जो असल में उस समाज या संगठन के गहरे मूल्यों और प्राथमिकताओं को दिखाता हो? कभी-कभी सबसे बड़ी सच्चाइयां सबसे छोटी कहानियों में छुपी होती हैं। उन पर ध्यान देना शायद हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करे।